हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 22 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसको हम 10 से 15 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। जिसमें आप सभी को जो 10 करंट अफेयर क्वेश्चन दिए रहते हैं कुमार गौरव सर के, उसको हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम रिवीजन करने वाले हैं। तो हमारे साथ जो है 10 से 15 मिनट बने रहें। और बाकी के जो लल्लन टॉप प्रश्न होते हैं इसको हम शाम को करेंगे। ठीक है, तो जो लल्लन टॉप प्रश्न होता है कब करेंगे, इसे हम इवनिंग में करेंगे सोते टाइम। जैसे कि आप सोने जा रहे हैं तो बस 5 मिनट आप हमारे साथ बने रहेंगे, 5 से 10 मिनट सोते टाइम हम जो है उसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी का पूरा क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगा। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए 22 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। इसके बारे में पूरी जानकारी देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 इसे जारी कौन किया है? इस रिपोर्ट को जारी किया है UNSDSN, जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। और हिंदी में इसे कहते हैं सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसे हिंदी में कहते हैं। इसमें पहला स्थान पूछे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में अगर पूछे पहला स्थान किसे मिला है, तो पहला स्थान फिनलैंड को मिला है, दूसरा स्थान स्वीडन को मिला है, तीसरा स्थान डेनमार्क को मिला है। और इस रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो दक्षिणी सूडान है अंतिम स्थान पर। और पूछे कि इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 109वां स्थान मिला है। और इसमें भारत का स्कोर कितना है? तो भारत का स्कोर है 64। तो ये आपको याद रख लेना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में पहला स्थान किसका है? फिनलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क, अंतिम स्थान दक्षिण सूडान का, भारत का स्थान 109वां। और भारत का स्कोर पूछे कितना है? तो 64 स्कोर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिनलैंड की राजधानी का क्या नाम है? हेलसिंकी है। स्वीडन का राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। तो ये तीनों राजधानियां भी आप सभी को यहाँ से याद करते हुए चलना है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लैनेट पुरस्कार देने की घोषणा करी है? तो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार किसे देने की घोषणा करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, IPBES को देने की घोषणा की गई है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो ब्लू प्लैनेट अवार्ड, इसकी शुरुआत पूछे कब होती है? तो 1992 में इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। और इसको प्रदान कौन करता है? तो इसको प्रदान करने वाला है असाही ग्लास फाउंडेशन। और यह कहाँ का है? यह जापान का है। ठीक है, यह कहाँ का फाउंडेशन है? तो यह जापान का फाउंडेशन है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। और इसके बाद पूछे कि यह अवार्ड प्रदान जो है अब की बार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है IPBES को, यानी इंटर गवर्नेंस पैनल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस को यह अवार्ड दिया गया है। यहाँ से सही हो जाएगा हमारा। तो ब्लू प्लैनेट अवार्ड किसे दिया गया है? तो IPBES को दिया गया है। अगर बात करें IPBES की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुआ था 2012 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बॉन, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। अब नेक्स्ट कुछ ऑप्शन जो दिए गए थे उसको देख लेते हैं। जैसे WWF, इसकी स्थापना कब होती है? तो WWF की स्थापना हुई है 1961 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये यहाँ से याद रखना है। अगर पूछे इसका लोगो क्या है, लोगो की अगर बात करें तो लोगो है इसका जाइंट पांडा या फिर रेड पांडा, यहाँ से आपको ये याद रखना है। ठीक है, रेड पांडा इसका लोगो है। ठीक है, और यह कहाँ पे पाया जाता है? तो रेड पांडा पाया जाता है चीन में। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना होती है 1965 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके बाद अब देख लेते हैं जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे है कि पूरे विश्व का भारत में कुल कितना जैव विविधता पाया जाता है? तो भारत में 8% जैव विविधता पाया जाता है पूरे विश्व का। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है अमेजन वर्षा वन में। और यह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो यह आता है साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कांगो वर्षा वन।
और ये किस महाद्वीप में आता है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में आता है। तो ये सबसे ज़्यादा हो जाता है। जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, अमेजन वर्षावन में, और दूसरे नंबर पर कांगो वर्षावन में पाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नगोया प्रोटोकॉल यह किससे संबंधित है, तो यह जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है, या फिर कह सकते हैं जैव विविधता से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है, तो नगोया प्रोटोकॉल है। और नगोया पूछे किस देश में स्थित शहर है, तो यह जापान में स्थित शहर है। तो जापान में कौन सा शहर स्थित है, नगोया, जो कि यहाँ पे एक प्रोटोकॉल हुआ था जो जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में कितने हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए कि पूर्ण रूप से भारत में कितने हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, तो दो हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है पूर्वी हिमालय और एक पाया जाता है पश्चिमी हिमालय। तो ये पूर्ण रूप से दो भारत में स्थित हैं, याद रखना है। और दोनों की लोकेशन मान लीजिए ये अपना भारत है। तो एक तो ये पूर्वी हिमालय हो जाता है और दूसरा वाला यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है केरल के पास वाला यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं। कितने हैं, तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 जो है किस में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। तो 12 यूनेस्को में शामिल है, ये यहाँ से याद रखना है। अगर पूछे 12 जो यूनेस्को में शामिल है, इनमें से पहला कौन सा था, तो पहला था नीलगिरी, इसे आप याद रखेंगे। और दूसरा पूछे तो कौन, लास्ट वाला कौन था, तो लास्ट वाला पन्ना था, ठीक है। तो पन्ना जो बायोस्फीयर था ये किस में शामिल है, यूनेस्को में, और ये अंतिम है। टोटल पूछा जाए कितने हैं, तो 18 हैं और यूनेस्को में शामिल 12 है। पन्ना वाला कहाँ पे है अगर पूछे तो यह मध्य प्रदेश में ही, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नीलगिरी पूछे किस राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में है। टी फॉर तमिल, एन फॉर नाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में है। एक्ट अगर पूछे जैव विविधता के लिए एक्ट कब आया था, तो जैव विविधता के लिए एक्ट आया था 2002 में। कब आया था, तो 2002 में आया था। ये यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीकी ट्रूनेट का संबंध किससे है। तो ट्रूनेट का संबंध किससे है, यह किस रोग से संबंधित मशीन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यह टीबी से संबंधित यानी क्षय रोग से संबंधित ट्रूनेट मशीन है। इसकी अभी प्रशंसा की गई है, और किसके द्वारा की गई है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें कि अब की बार जो है 77वें क्रम का इसका बैठक जो है कहाँ हुआ था, जिनेवा में हुआ था। 77वें क्रम का विश्व स्वास्थ्य बैठक कहाँ हुआ था, जिनेवा में हुआ था। यहीं पर जो है भारत का एक संस्था है ट्रूनेट, ठीक है, ट्रूनेट है। इसका जो है प्रशंसा किया गया है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई है। अगर पूछे ट्रूनेट का विकास किसने किया है, तो ट्रूनेट का विकास जो है यह हुआ है गोवा में, और किसके द्वारा किया गया है, तो मोल बायो कंपनी के द्वारा किया गया है। ट्रूनेट जो है किस रोग से संबंधित यहाँ पे इलाज किया जाता है, तो ट्रूनेट संस्था में टीबी का डायग्नोज किया जाता है, यानी टीबी का इलाज किया जाता है। और यह टीबी का रिपोर्ट जो है, जैसे किसी चीज़ की जांच करवाया जाता है तो वह रिपोर्ट जो है 4 घंटे में या 1 दिन में 24 घंटे बाद देता है, लेकिन यह ट्रूनेट संस्था जो है अपनी रिपोर्ट सिर्फ 1 घंटे में दे देती है, ठीक है। अगर बात करें कि भारत में पूरे विश्व के कितने प्रतिशत टीबी मरीज पाए जाते हैं, तो 27% टीबी मरीज अकेले भारत में पाया जाता है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। ट्रूनेट संस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह टीबी के उपचार के लिए संबंधित है। अभी हाल ही में WHO ने इसकी प्रशंसा की है, ये आपको याद रखना है। WHO की स्थापना कब मनाया जाता है, तो अगर बात करें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है टीबी के बारे में कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, यह भारत के द्वारा लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक भारत जो है टीबी मुक्त घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। यह अभियान कब तक शुरू किया जाए, मतलब कब तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो 2025 तक भारत जो है टीबी मुक्त हो जाएगा। निक्षय पोर्टल अगर पूछे किस बीमारी से संबंधित है, तो यह टीबी से संबंधित पोर्टल है। टीबी जो है किस रोग से होता है, तो यह जीवाणु से होने वाला रोग है।
टीबी दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। टीबी कैसे याद करेंगे, टीबी जो है 24 आवर नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो टीबी क्या है, 24 आवर नहीं देखना चाहिए। तो 24 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है, टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा प्रश्न देखें तो हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है। तो भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है जिसने कभी भी क्या है एग्जिट पोल नहीं बताया है। तो आप सभी को इनमें से बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा। एक ऐसा समाचार पत्र है जो कभी एग्जिट पोल नहीं देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाशवाणी समाचार, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभी हाल ही में डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है, तो आकाशवाणी समाचार है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी देखें तो डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 यह पूछे कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो यह रिपोर्ट जारी करता है राइटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। और इस बार जो है 13वें क्रम का रिपोर्ट जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है, तो यह आकाशवाणी है। और दूसरे नंबर पर पूछे कौन सा है, तो BBC है, ठीक है। तो पहले नंबर पर भारत के सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड है आकाशवाणी और दूसरे नंबर पर है BBC। तो ये यहाँ से आप नोट डाउन करके रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें कि भारत में जो है समाचार देखने वाले लोग अपना समाचार किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा देखते हैं, तो 31% लोग जो है जो न्यूज देखते हैं कहाँ से देखते हैं, यूट्यूब से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं, यूट्यूब से देखते हैं। और इसके बाद बात करें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कहाँ से देखते हैं, तो व्हाट्सएप से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 31% कहाँ से देखते हैं, यूट्यूब से, और दूसरे नंबर पर कहाँ से देखते हैं, तो व्हाट्सएप से देखते हैं। वहीं बात करते हैं कि डिजिटल न्यूज रैंक में भारत की रैंक क्या है, तो डिजिटल न्यूज रैंक में भारत की रैंक है 18वां स्थान है। टोटल कितने में से, तो 47 में से भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक है 18वां, ये आपको याद रखना है। जबकि वर्ल्ड प्रेस में अगर बात करें, वर्ल्ड प्रेस न्यूज में अगर पूछे कि वर्ल्ड प्रेस में भारत की रैंक कितनी है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में अगर बात करें कि भारत की रैंक कितनी है, तो 159 है, ठीक है। और वहीं डिजिटल न्यूज रैंक में बात करें तो कितना है, तो 18 है। ये यहाँ से हमारा चौथा प्रश्न क्लियर हो जाता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है। ई फॉर हो जाता है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को देखते हुए इसकी सुरक्षा के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, एक सिस्टम शुरू किया गया है जिसका नाम है ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम। अब बताना है कि किसने लॉन्च किया है, तो ई फॉर इन्वायरमेंट, इसमें इन्वायरमेंट से संबंधित एक शब्द है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, ई फॉर मैंने बता दिया इन्वायरमेंट, इसको लॉन्च किसने किया है, तो इस अभियान को लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इन्वायरमेंट से संबंधित अगर पूछे या फिर जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो इसके मंत्री हो जाते हैं CR पाटिल। तो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो CR पाटिल जी हैं, ये आपको याद रखना है। और इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है, इसका यूज कहाँ पे होगा, तो इस मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा नदी के जल की निगरानी रखने के लिए, उसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं CR पाटिल। तो यहाँ से हमारा प्रश्न क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो किसने शुरू किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। अब मोदी 3.0 कैबिनेट के अंतर्गत देख लेते हैं कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं गृह मंत्री किसे बनाया गया है, तो अमित शाह जी को बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी बने हैं। वित्त मंत्री कौन बने हैं, तो निर्मला सीतारमण जी बनी हैं। और रक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो राजनाथ सिंह बने हैं। जबकि विदेश मंत्री कौन बने हैं, तो S जयशंकर साहब बने हैं। इसके बाद हमारा है स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं, तो JP नड्डा जी बने हैं। और ये जो है इसके पहले क्या थे, तो ये BJP के अध्यक्ष थे। तो BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, तो JP नड्डा जी थे। इनको अभी फिलहाल बना दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री। खाद्यान्न मंत्री किसे बनाया गया है, तो खाद्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है चिराग पासवान जी को। इनका संबंध है बिहार से। वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन बने हैं, तो पीयूष गोयल जी बनाए गए हैं। जबकि रेल मंत्री दोबारा से बने हैं अश्विनी वैष्णव जी। पर्यटन मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो गजेंद्र शेखावत जी बनाए गए हैं पर्यटन मंत्री।
इसके बाद बात करते हैं उड्डयन मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो राजमोहन नायडू जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, तो राजमोहन नायडू जी बनाए गए हैं। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर, इनका पद जो है अल्प समय के लिए होता है, यानी कुछ ही समय के लिए, यानी कि 2 से 3 महीने के लिए होता है। अल्प समय के लिए प्रोटेम स्पीकर का गठन किया गया है और इस पे इनको जो है शपथ कौन दिलाता है, तो इनकी नियुक्ति करती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि क्या है, हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है, तो यह बनाया गया है भर्तृहरि महताब जी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं, भर्तृहरि महताब जी बने हैं। इसके बारे में अध्ययन करें तो प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए हैं, भर्तृहरि महताब जी बनाए गए हैं। ये अगर पूछे कि इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा था, तो ये कटक से जीते थे। कटक उड़ीसा से संबंधित प्रांत है और इसके बाद ये 7 बार जो है कटक से एमपी रह चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब जी का नियुक्ति किसने किया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, जो हमारे देश की वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। और पूछे कि इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो 95A के तहत की गई है। तो भर्तृहरि महताब से संबंधित अगर पूछे कि प्रोटेम स्पीकर का अनुच्छेद कौन सा है, तो 95A है। प्रोटेम स्पीकर का अगर पूछे कि कार्य क्या होता है, तो जो स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव करवाना। जब तक इनका चुनाव नहीं हो जाता, ये अपने पद पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में बने रहेंगे। नए जो एमपी चुनकर आए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हैं, उनको क्या करना है, उनको शपथ दिलाना है। इनका कार्य यहाँ तब तक रहेगा जब तक शपथ नहीं दिला देते हैं। और पहली बैठक का अध्यक्षता करेंगे, यानी कि जो स्पीकर का जो लोकसभा की पहली बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता अगर पूछे कौन करते हैं, तो पहली बार करते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो ये 3 कार्य इनका करवाने के बाद इनको जो है अपने पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल अल्प समय के लिए होता है, ये आप याद रखना है। ठीक है, तो स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, नए एमपी को शपथ दिलाते हैं और पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये बने हैं भर्तृहरि महताब जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें तो प्रश्न हमारा है 7वां। हाल ही में बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेट्स मैनिपुलेरिस की खोज कहाँ हुई है, तो एक नए प्रकार की मशरूम की खोज की गई है। अगर पूछे प्रजाति कौन सा है, तो बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम की प्रजाति है, जिसका नाम क्या है, फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस इसका नाम है। अगर पूछे कि इसकी खोज कहाँ पे की गई है, तो इस नए प्रजाति के मशरूम की खोज की गई है केरल में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी खोज कहाँ की गई है, केरल में की गई है। ये यहाँ से आप याद रखेंगे। इसके बारे में अगर जानकारी देखें तो फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस यह जो है रात में चमकने वाला मशरूम है और यह किस रंग का होता है, तो यह हरे रंग का होता है। और यह पूछे किस प्रजाति का है, तो यह प्रजाति का है बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति का है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है और किस प्रजाति का है, तो बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति का है, इसको याद रखना है। और इसकी खोज पूछे कहाँ की गई है, तो कासरकोड जिला केरल में किया गया है। तो कासरकोड जिला केरल में किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद बात करें कि इस मशरूम को जो है इसे इलेक्ट्रॉनिक मशरूम भी कहते हैं, क्योंकि ये रात में जो है क्या है, रात में ये चमकता है। ठीक है, अब इसको आप सभी को दिखा देते हैं। इसका कलर किस प्रकार का है, तो हरे रंग का यह मशरूम है जो कि रात में चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली है, तो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन अगर पूछे कहाँ पर हो रहा है, तो USA और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। और इसमें हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो पैट कमिंस बन गए हैं। और इनका संबंध अगर पूछे किस देश से है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, कहाँ के हैं ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका होस्ट पूछे कहाँ पे हो रहा है, यह मैच का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो 2 देशों में USA और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया जा रहा है। जबकि बात करें कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल, ये 3 लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। T20 में अगर बात करें कि 2024 के वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक किसने ली है, तो पैट कमिंस ने ली है। और ये कहाँ के हैं, तो ये मैंने बता दिया, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इसने हैट्रिक किस देश के खिलाफ ली है, तो बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली है।
तो ऑप्शन में दिया गया था अर्जुन अवार्ड अभी फ़िलहाल किसे दिया गया था, तो अभी दिया गया है मोहम्मद शमी जी को। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो हैट्रिक किसने लिया है, तो हैट्रिक लिए हैं पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है हमारा 8वां मैंने देख लिया था, 9वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो जिस दिन योगा डे सेलिब्रेट किया गया था, तो उसी दिन जो है विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। कैसे याद करेंगे, क्योंकि ध्यान देंगे तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो योगा करते टाइम थोड़ी सी हल्की फुल्की म्यूजिक गुनगुनाते रहते हैं या फिर म्यूजिक सुनते रहते हैं। तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी साथ साथ में मनाया जाता है। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो विश्व संगीत दिवस 2024 यह कब मनाया जाता है, तो यह 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पूछे पहली बार कब की गई थी, तो 1982 में की गई थी। कहाँ पर, फ्रांस में की गई थी। ठीक है, तो विश्व संगीत दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 21 जून को मनाया गया है। और पहली बार इसकी शुरुआत कब की जाती है, तो 1982 में की जाती है फ्रांस में। और 21 जून को मैंने बताया, 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो दोनों एक साथ एक दूसरे से संबंधित हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। म्यूजिक और योगा दोनों एक साथ होते हैं और दोनों एक ही दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015 को मनाया गया था। और 2024 में अगर बात करें कि किस क्रम का आयोजन किया गया है, तो 2024 में 10वें क्रम का आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन अगर होस्ट पूछे कहाँ पर किया गया है, तो इसका होस्ट था श्रीनगर। और इसमें थीम क्या रखी गई है, तो 2000 की थीम, सन 2024 की थीम रखी गई है स्वयं एवं समाज के लिए योग। स्वयं एवं समाज के लिए योग इसकी थीम रखी गई है। अब कुछ ऐसे महान जो व्यक्ति हैं उनका कौन सा वाद्य यंत्र है, वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, उनसे संबंधित जानकारी देखते हैं। जैसे विश्व मोहन भट्ट ये बीड़ा वादक हैं, पन्नालाल घोष ये बांसुरी वादक हैं, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक हैं, और जाकिर हुसैन साहब तबला वादक हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं भजन सुपारी जी की। तो भजन सुपारी जी क्या हैं, संतूर वादक हैं। और इसके बाद अजमल खान जी को हैं, क्या है, तो ये सरोद वादक हैं। ये आपको याद रखना है। तो म्यूजिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह मनाया जाता है 21 जून को। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में सुमित नागल ने पेरुगिया चैलेंजर में उपविजेता रहे हैं। तो सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर में उपविजेता रहे हैं। पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन किया गया है इटली में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पेरुगिया चैलेंजर अगर पूछे किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है, तो यह टेनिस का ट्रॉफी है। और इसका आयोजन पूछे कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है इटली में। और इसके विजेता पूछे तो पेरुगिया चैलेंजर के विजेता बने हैं लुसियानो, और ये कहाँ के हैं, तो ये इटली के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं, तो ये इटली के प्लेयर हैं, यहाँ से याद रखेंगे। और पेरुगिया चैलेंजर के उपविजेता कौन बने हैं, सुमित नागल जी बने हैं, ये यहाँ से याद रखना है। अभी जो है कुछ दिनों पहले हिल ब्राउन कप का विजेता कौन बना था, ये भी आपको याद रखना है। और इसका आयोजन पूछे कहाँ पर किया गया था, तो इसका भी आयोजन किया गया था इटली में। तो हिल ब्राउन कप का विजेता कौन है, तो इसके विजेता बने हैं सुमित नागल जी। ठीक है, तो याद रखना है, एक के विजेता बने हैं और दूसरे के उपविजेता। तो पेरुगिया के चैलेंजर के उपविजेता कौन बने हैं, सुमित नागल, और हिल ब्राउन कप का विजेता कौन बना है, सुमित नागल। दोनों खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है, इटली में किया गया है। इटली की राजधानी की बात करें तो इटली की राजधानी का नाम है रोम, और रोम में ही FAO का मुख्यालय है। कहाँ पे है, रोम में है। FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, रोम में है। रोम जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली की अगर पूछे गंगा किसे कहते हैं, तो पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। G7 का अभी 2024 में आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, तो G7 का आयोजन किया गया था इटली में। इटली में ही दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, एक तो वेसुवियस, दूसरा एटना ज्वालामुखी। तो ये दोनों ज्वालामुखी आपको याद रखना है। तो ये है पेरुगिया चैलेंजर के उपविजेता सुमित नागल जी। ठीक है, तो स्टूडेंट और मेरे भाई बहन दोनों जो इसका एक्सप्लेनेशन था और करंट अफेयर क्वेश्चन दोनों को एक साथ अच्छे से क्लियर कर लिया है। और अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप इसका PDF लेकर एक बार खुद से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी देर में हमने कंप्लीट कर लिया, 24 मिनट में। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया आज 5 मिनट, तो कोशिश करेंगे कल 20 मिनट के अंदर ही समाप्त हो जाए। अगर आप सभी को शाम का क्लास देखना है, जो कि जैसे इस करंट अफेयर क्वेश्चन के नीचे जो सर लल्लन टॉप प्रश्न दिए रहते हैं, इन लल्लन टॉप प्रश्नों को और साथ में जी के प्रश्नों को एक साथ सॉल्व करेंगे,
जिसमें आप सभी को 20 से 25 मिनट हमारे साथ बने रहना है और इस 20 से 25 मिनट में हम कम से कम 50 प्रश्न जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें और शाम को हमारे साथ 5 बजे जुड़ना जरूर ना भूलें। ठीक है, तो चलिए कर फिर मिलते हैं, आज शाम को मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।